हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, महान छात्रों, बेटा आज का जो वीडियो है, बेटा देखो, आज का वीडियो कुछ क्वेश्चनों पर बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से, है ना, उन पर बेस्ड है आज। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा समस्या आ रही है, सारे स्टूडेंट को समस्या आ रही है। वो ये पूछ रहे हैं कि सर यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इतने टाइप का सेट है, यहाँ कह रहे हैं इतने टाइप का सेट है, तो आप बताइए कितने टाइप का सेट है। कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं। वैसे मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज एक कंप्लीट वीडियो डाल रहा हूँ कि कितने टाइप का सेट है हमारे पास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और कॉपी और पेन लेके बैठो बेटा, है ठीक है। देखो मैं यहाँ पे पहले सारे के सारे सेट लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सेट, हमारे पास कौन कौन सा सेट है भाई। ठीक है, देखो पहला है हमारे पास एम्प्टी सेट। भाई टोटल 14 टाइप के सेट है हमारे पास, टोटल गिन के 14 सेट है हमारे पास। ठीक है, देखो कौन कौन से हैं। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट दूसरा, तीसरा है इन्फिनाइट, तीसरा इन्फिनाइट सेट है। चौथा है हमारे पास इक्वल सेट, ले लो इक्वल सेट। पांचवा है हमारे पास सिंगलटन, ले लो सिंगलटन सेट। छठा है हमारे पास ओवरलैपिंग, ले लो ओवरलैपिंग सेट्स, ये सेट्स हैं एक्चुअली में। सातवां है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, आठवां ले लो हमारे पास पावर सेट, ले लो पावर सेट। वैसे आठवां पावर सेट मत ले लो, आठवां ले लो सबसेट, ले लो, समझाने में भी आसान रहेगी ना, सबसेट। नौवां ले लो सुपर सेट। दसवां ले लो प्रॉपर सबसेट। 11वां ले लो प्रॉपर सुपर सेट। 12वां ले लो पावर सेट। ठीक है, 13वां ले लो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और 14th देखो कौन सा रह गया इसमें से, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग, सिंगलटन हो गया, इक्विवेलेंट रह गया। एक इक्विवेलेंट होता है ना, एक इक्विवेलेंट छूट गया, देखो इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अच्छा अब जरा थोड़ा सा एक बात ध्यान रखो कि यूनिवर्सल सेट होता है, पावर सेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सुपर सेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, सुपर सेट होता है, सबसेट होता है, डिसजॉइंट सेट्स होता है, ओवरलैपिंग सेट्स होता है। ये दो सेटों की बात हो रही है। सिंगलटन सेट होता है, इक्वल सेट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। छोटी छोटी बातें हैं जो डिफरेंस पैदा करती हैं। बात समझ में आई? कॉपी पेन लेको बैठो, एक एक करके कह रहे हैं, एक एक लाइन का डेफिनेशन है और उसके बाद खत्म। देखो पहले वाले पॉइंट पे आ रहे हैं एम्प्टी सेट, उसके नाम से ही लग रहा है एम्प्टी सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये जो एम्प्टी सेट का जो फिलॉसफी है ना, वो फिलॉसफी पॉसिबल है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। भाई मान लो हमारे पास एक बैग है, मेरे पास एक बैग है सब्जी लाने का, कुछ भी लाने का बैग। वो बैग खाली हो सकता है, उसमें हो सकता है मैंने कुछ सब्जी ना डाली हो, है ना, तो हो सकता है वो खाली हो। तो खाली होने वाला जो सिस्टम है वो पॉसिबल है। भाई एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको ऐसे दिखाओ। कुछ बुकों में इसको ऐसे भी दिखाते हैं, फाई, इसको फाई कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, ये एक ही बात है। ठीक है, अच्छा एक और बात है, कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या सर ये ट्रू है। अरे भाई साहब ये ट्रू है, फाई किसी सेट के अंदर आ सकता है, लेकिन तब वो सेट नॉर्मल सेट नहीं होगा, वो पावर सेट होगा, वो अभी आने वाला है, तब देखेंगे। ठीक है,
तो भाई एम्प्टी सेट में बहुत सिंपल चीज है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, मामला खत्म हो गया। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्टी सेट। अब आओ भाई दूसरे वाले पे, दूसरा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या हुआ, अ सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स। भाई एक ऐसे सेट की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे सेट की चर्चा कर रहे हैं हम जिसमें काउंटेबल एलिमेंट हैं। मान लो मैं आपको कहूं कि भाई ये कोई सेट है 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट जरा काउंट करो। अरे भाई एंडलेस एलिमेंट है इसमें, तो कहां तक काउंट करोगे? बात सुनना है, एंडलेस एलिमेंट है, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन दिखा रहा है, लास्ट में कहीं स्टॉप नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है ना, एंडलेस है। तो इसमें आप काउंट कहां तक करोगे काउंट, समझना। तो ये काउंटेबल सेट नहीं है। हम किस सेट की बात कर रहे हैं? हम तो काउंटेबल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट कैसे हैं, काउंटेबल हैं, जिनको गिना जा सके, यानी कि फाइनाइट, समझ रहे हो। तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मान लो मैंने यहां पर लाके इसे छोड़ दिया, अरे भाई ये भी काउंटेबल है, भले ही हमें यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, भले ही टाइम लगेगा हमें यहां तक पहुंचने में, लेकिन हम कभी ना कभी यहां तक पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही? इसको ऐसे समझो जैसे मान लो किलोमीटर के हिसाब से समझो, भाई तुम्हें यहां तक पहुंचना है ना, पेट्रोल वैसे बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी चलो मान लो तुम्हें यहां तक पहुंचना है ना, यहां तक पहुंचना है तुम्हें, तो तुम कभी ना कभी पहुंच जाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं पे एंड हो रहा है, तो पहुंच जाओगे। अरे भाई अगर ऐसा होता तो कहां पहुंचते तुम तो चलते जाते, यूनिवर्स में हो तुम, यूनिवर्स में तुम चलते जा रहे हो, एंडलेस, समझना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक ऐसे सेट की बात कर रहे हैं, अ सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स 1 2 3 4, फाइनाइट सेट है। सपोज कर लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 100 काउंटेबल है, बिल्कुल सही। एक कोई और सेट ले लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 100 एंड सो ऑन। अरे भाई ये थोड़ी है काउंटेबल, ये तो ये दिखा रहा है कि एंडलेस है, ठीक है। तो फाइनाइट सेट वो होता है बेटा, जैसे ये फाइनाइट है, जैसे ये फाइनाइट है, जो कहीं ना कहीं पे खत्म हो, कहीं ना कहीं पे एंड हो। काउंटेबल सेट, काउंटेबल एलिमेंट है, जिसके गिनने लायक एलिमेंट है। बात समझ में आ रही? अच्छा तीसरे पे आओ भाई, 3 सेट ये हो गए तुम्हारे। इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सेट क्या होता है भाई? अ सेट हैविंग एंडलेस एलिमेंट। डेफिनेशन सारी मेरी मैं खुद बना रहा हूं इनको थोड़ा थोड़ा करके, जो इनका सही मीनिंग है ना, वैसे मीनिंग करके। अरे भाई हो क्या रहा, बुकों में कुछ है कि बहुत बुकों में समस्या ये है ना, खासकर एनसीईआरटी की जो बुकें मैंने देखी हैं, जैसे फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, थोड़ा जो लैंग्वेज है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, समझ रहे हो बात को, ये है परेशानी। तो डेफिनेशन दे रहे हूँ, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, लेकिन जो टीचर है ना उनके लिए वो अच्छी डेफिनेशन है। जैसे हम पढ़ते हैं, हमें लगता है वाह क्या डेफिनेशन है, लेकिन वो डेफिनेशन अगर हम स्टूडेंट को समझा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही है ना, उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा अपनी आसान भाषा में मैं लिख रहा हूँ। अ सेट हैविंग एंडलेस एलिमेंट, भाई एक ऐसा सेट की बात करें जिसमें एंडलेस एलिमेंट है। बात समझ में आ रही? सपोज कर लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बात समझ में? एंडलेस, कहीं पे खत्म नहीं हो रहे हैं, जो समझ में आए, जिनको गिना ना जा सके, इनको गिन थोड़ी सकते हैं हम कितने हैं, एंडलेस हैं, कब तक गिनोगे, गिन ही नहीं पाओगे। बात समझ में? एंडलेस एलिमेंट हो, इनको हम कहते हैं इनफिनाइट सेट, ठीक है। अच्छा पहले मैं बोल चुका हूं, कॉपी पेन लेके बैठा करो, बिना कॉपी पेन लेके तो बैठा ही मत करो, समझ में आए? देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इक्वल सेट्स, भाई फोर्थ है हमारे पास, इक्वल सेट्स हैं, ये सेट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो सॉरी, टू सेट्स A and B are said to be equal sets if they have exactly same
एलिमेंट्स। भाई हम कैसे सेटों की बात कर रहे हैं? इक्वल सेट किसके कहते हैं? इक्वल सेट्स किसे कहते हैं, है ना? इक्वल सेट्स किसे कहते हैं? भाई हम कह रहे हैं टू सेट्स, कोई दो सेट, सपोज कर लो कोई भी दो सेट, ए और बी ले लिया मैंने यहाँ इस वाले केस के लिए। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स। ए और बी को हम इक्वल सेट कहेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, है ना? उन दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट हो। सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं भाई, ये चौथा हो गया हमारा, है देखो। सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है और उसमें भी सेम एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है? तो ये इक्वल सेट्स हैं। भाई इक्वल सेट, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है ना? जैसे एलिमेंट इसमें होने चाहिए सेम टू सेम उसमें होने चाहिए, एक भी एलिमेंट कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई सपोज कर लो हमारे पास 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 4 1 2 3 है, तो ये भी इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। भाई सेट की डेफिनेशन में हमने पहले पढ़ा था कि ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, जो इसमें है वो इसमें है, बस में इक्वल सेट है। अच्छा अब आओ भाई अगले पे। देखो 4 हो गया हमारे, इक्वल सेट हो गया, सिंगलटन सेट। फिफ्थ है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या हुआ भाई? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। मैं तारों में उलझ गया हूं थोड़ा सा, तारों की बड़ी समस्या है यार। अरे चलो देखो, होता है भाई ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। देखो इस पे ध्यान मत दो, यहां ध्यान दो। सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। भाई एक ऐसे सेट की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 5 हो, ये सिंगलटन सेट है। भाई कोई सेट है मान लो इसमें ये है, ये भी सिंगलटन है, ठीक है? कोई सेट है सपोज कर लो ये थोड़ी है सिंगलटन। भाई वो कह रहा है कि एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये थोड़ी है सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन है, ये सिंगलटन है। बात समझ में? सिंपल चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठो, हर बार बोल रहा हूं मैं, कॉपी पेन लेके बैठिए। छठा ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स, two sets A and B are said to be overlapping set if they have at least one element कॉमन। बहुत सिंपल है ये और कुछ खास नहीं है, तुम्हारे समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, है ना? पेपर में कुछ पूछता नहीं हूं, लेकिन कभी पूछ ले कि भाई क्या है, व्हाट इज सिंगलटन सेट, तो हम ये बोल सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल रखा ही नहीं है ना? अच्छा, टू सेट्स ए एंड बी, कोई दो सेट ए और बी आर सेट टू बी ओवरलैपिंग। दो सेट ए और बी को हम ओवरलैपिंग कहेंगे। कब कहेंगे? इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन। भाई दो सेटों को हम ओवरलैपिंग कहेंगे अगर उन ओवरलैपिंग होता क्या है? ओवरलैपिंग तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अभी कुछ वीडियो भी इस पे चैनल पे भी आने वाले हैं। ओवरलैपिंग क्या होता है? अरे भाई ओवरलैपिंग ऐसे कहते हैं, ये कोई मतलब किसी एक चीज का, कोई भी चीज हो, उस चीज का कुछ हिस्सा कोई दूसरी चीज ढक ले, उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग होना, ये है ओवरलैप होना, है ना? सेट में ओवरलैप इसे कहते हैं। सपोज कर लो हमारे पास 1 2 3 4 है और कोई दूसरा सेट है हमारे पास 4 5 6 7, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कोई दो सेट ऐसे होने चाहिए जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। ये एलिमेंट हमारे पास क्या है? कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। भाई सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4
और b इज इक्वल टू हमारे पास है 3, 4, 5 और 6, ये भी ओवरलैपिंग है क्योंकि दो एलिमेंट जो यहाँ हैं वही यहाँ भी है, कॉमन एलिमेंट है। बात समझ में आ रही? कॉमन मतलब कुछ ऐसा चीज जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन है। बात समझ में? दोनों में कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। सपोज कर लो मैं कहूँ कि 1, 2, 3, 4 और b इज इक्वल टू है 7, 8, 9 और 10, क्या ये ओवरलैपिंग है? अरे भाई कोई कॉमन चीज है ही नहीं हमारे पास। जो एलिमेंट यहाँ है उनमें से एक भी एलिमेंट यहाँ नहीं है, और जो एलिमेंट यहाँ है इनमें से एक भी यहाँ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये ओवरलैपिंग सेट नहीं है। बात समझ में? अच्छा भाई यह देखो ओवरलैपिंग सेट, ये ओवरलैपिंग सेट कौन सा नंबर का था भाई? ओवरलैपिंग है 6 नंबर का, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, अब डिसजॉइंट सेट्स क्या हुआ भाई? टू सेट्स, सेम डेफिनेशन लगभग, टू सेट्स A and P said to be disjoint if they have no element common। भाई two sets A and B, two sets A and B said to be डिसजॉइंट, दो सेट ए और बी को हम डिसजॉइंट कहेंगे, कब कहेंगे? इफ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन, अगर उन पे कोई कॉमन एलिमेंट हो ही ना। सपोज कर लो 1, 2, 3, 4 और बी हमारे पास है 7, 8 और 9, क्या इनमें कुछ कॉमन है? कुछ भाई कुछ भी कॉमन नहीं है ना? यानी कि अगर दो सेटों को डिसजॉइंट होना है तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बात समझ आई? तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। बात समझ आई? तो भाई ये वाला और पिछला वाला आपस में मिले जुले हैं। ओवरलैपिंग के लिए क्या कहता है? ओवरलैपिंग के लिए साफ साफ कहता है कॉमन होना चाहिए, डिसजॉइंट के लिए कहता है कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? सिंपल सा है। अच्छा 7 हो गए, 8 हमारे पास क्या है? सबसेट। देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है सबसेट। सेट में सबसे अच्छा टॉपिक है पढ़ने लायक ये। देखो सबसेट क्या है भाई? सबसेट में पहले भी सुना चुका था कहानी, ये है तुम्हारी सबसेट की 8 नंबर की कहानी। देखो सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। देखो सबसेट में मैं पहले ही सबसेट सुपरसेट का एक अलग से बना चुका हूं वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो है, उसको जरा ध्यान से देखो, है ना? उसमें क्लियरिटी है ज्यादा। देखो सबसेट में सिर्फ सबसेट में कुछ बातें कहता ही नहीं बेटा, सबसेट में सिर्फ एक बात कहता है, वो बहुत सारी बातें थोड़ी कह रहा हूं, वो सिर्फ एक बात कह रहा है। भाई सपोज कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और बी हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं? बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। इसको ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे इसको लिखेंगे। ये जो सिंबल है बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या हो क्या है इसका मतलब। कभी वो ये कहते हैं कि क्या इसको ऐसा लगा दिया तो हमने सही करा, कभी वो कहते हैं ऐसा लगा दिया सही करा। अरे भाई देखो जरा ध्यान से, दोनों केसों को देख लो। भाई ए इज सबसेट ऑफ बी, ये जो साइन है वो क्या कहता है? वो ये साइन ये कहता है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ हैं, बस और कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं। यानी कि ये जो साइन है ना वो सिर्फ एक जानकारी दे रहा है तुम्हें, एक नॉलेज दे रहा है तुम्हें, एक बात बता रहा है। क्या बात बता रहा है? कि इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं, इसके अलावा कुछ बता ही नहीं रहा है। जबकि ये जो साइन है, ये साइन दो बातें बताता है। ये साइन कहता है कि ए के सारे बी में तो हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी में कुछ ज्यादा एलिमेंट भी हैं, बी में थोड़ा ज्यादा एलिमेंट भी हैं, ये कहता हो। समझ में? अच्छा एक बात तो ये हो गई, ठीक। तो इसी केस में अगर मैं ऐसे लिख देता ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, तो इसको पढ़ते कुछ और है, वो अभी आने वाला है, उसको थोड़ा देखेंगे बाद में, पहले यहाँ पे आओ। तो ये हुआ सबसेट, ठीक है। सबसेट सिर्फ इतना कहता है। सबसेट के लिए ये मत देखा करो कि यार यहाँ ज्यादा होने चाहिए कि यहाँ कम होने चाहिए, सिर्फ ये देखा करो कि इसके सारे के सारे इस वाले में है कि नहीं है।
अगर इसके सारे यहाँ हैं तो हम सबसेट कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई, तो इसको हम सबसेट कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको सुपरसेट कहते हैं। इस केस में इसको क्या कहते हैं, सुपरसेट। यानी कि तुम्हारा 9th वाला ही क्लियर हो गया, यहाँ पे 9th वाला जो था तुम्हारा वो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। सुपरसेट को ऐसे भी लिखते हैं, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इसको पढ़ते हैं, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। सुपरसेट का जो साइन है इस वाले केस में, सुपरसेट का साइन ये कहता है कि बी में वही एलिमेंट हैं जो ए में है, सेम टू सेम एलिमेंट है, लेकिन बी में हो सकता है कि कुछ ज्यादा एलिमेंट भी हों, ठीक है, ये कहता है। तो ये हो गया तुम्हारा 9 हो गए तुम्हारे, ठीक है। अच्छा सबसेट हो गया, सुपरसेट हो गया। अब जरा ध्यान से देखो अगला, अगला है 10th है प्रॉपर सबसेट। ये है देखो इंपॉर्टेंट केस भाई, वो कह रहा है, इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी हैज सम मोर एलिमेंट। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 1 2 3 4 और b हमारे पास सपोज कर लो 1 2 3 4 5 और 6 है हमारे पास। तो देखो वो क्या कह रहा है, डेफिनेशन में वो इस बार साफ साफ कह रहा है, डेफिनेशन में वो कह रहा है कि a के सारे एलिमेंट b में हैं। भाई वो कहता है कि a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b का मतलब क्या हुआ, यानी a के सारे एलिमेंट b में हैं, एंड b हैज सम मोर एलिमेंट, b में थोड़ा कुछ ज्यादा एलिमेंट भी हैं। बात समझ में आई? तो अगर मैं ऐसा रखता, ऐसा सेम टू सेम एलिमेंट रखता, तो ये वाला केस बनता ही नहीं, प्रॉपर सबसेट का केस बनेगा ही नहीं। अगर तुम्हें प्रॉपर सबसेट का केस बनाना है तो तुम्हें b में कुछ ज्यादा एलिमेंट रखने ही पड़ेंगे, तभी बनेगा प्रॉपर सबसेट का केस, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। देखो ये जो साइन है भैया मेरे, ये दो बातें कहता है, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, ये दो बातें कहता है। ये भाई साहब ये कहते हैं कि इसके सारे के सारे यहाँ तो होंगे ही, वो तो कंफर्म है कि होंगे ही होंगे, लेकिन बी में थोड़ा कुछ ज्यादा एलिमेंट भी होंगे। ये दो बातें कहता है कि इसके सारे यहाँ होंगे और बी में थोड़ा ज्यादा एलिमेंट भी होंगे, ये बात कहता है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर सबसेट कहेंगे इसे। तो ए को हम कहेंगे यहाँ पे कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट, ये होगा प्रॉपर सबसेट। और बी को यहां क्या कहेंगे, इस वाले को क्या कहेंगे, प्रॉपर सुपरसेट। यानी कि यहां पर तुम्हारा कौन सा केस, प्रॉपर सुपरसेट। ये 11th वाला जो हमारे पास सेट है, ये है 10th और ये है 11th नंबर का, ये भी दोनों क्लियर हो गए तुम्हारे पास, ठीक है। इसको अगर इस प्रॉपर सबसेट वाले केस को तुम्हें लिखना हो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, B is proper superset of A, ऐसे हम इसको लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि B में वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जो A में हैं, लेकिन B में लेकिन यहाँ और नहीं कहता, यहाँ ये कहता है कि B में वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जो A में हैं और B में थोड़ा ज्यादा एलिमेंट भी हैं, ये कहता है ये साइन यहाँ, ठीक है। तो B को यहाँ क्या कहेंगे, प्रॉपर सुपरसेट कहेंगे, ठीक है। 11 हो गए तुम्हारे। अच्छा भाई एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहे थे कि A 1 2 3 थोड़ा सा एडिशनल बता रहे हैं, B इज इक्वल टू 1 2 3 4। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 5 ले लो। तो अगर किसी स्टूडेंट ने इस वाले केस में ये लिखा और कोई और स्टूडेंट आया उसने ये लिखा, है ना, तो मान लो कोई स्टूडेंट ले लो, कोई भी ले लो, कोई पहला स्टूडेंट आया उसने ये बात लिखी हुई है ऐसे केस के लिए, तो उसने भी सही लिखा हुआ है। वो क्या कहना चाह रहा है, वो स्टूडेंट ये कहना चाह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। ये जिस स्टूडेंट ने ये बात लिखी है वो स्टूडेंट कैसा है, वो उसने एक ही बात बोली है, उसने ये बात बोली है कि ए के सारे बी में हैं, बस इतनी बात बोली उसने और कुछ नहीं बोला उसने। लेकिन इस केस के लिए अगर कोई स्टूडेंट ऐसा लिखता है तो जो ऐसा लिखता है इस केस के लिए उसने दो बातें बोली हैं। उसने कहा कि भैया ए के सारे बी में तो हैं लेकिन बी में थोड़ा ज्यादा भी हैं,
बात समझ में? ये वाला साइन क्या कहता है? ये वाला साइन ये कहता है कि इसके सारे के सारे यहाँ हैं, लेकिन बी में थोड़ा ज्यादा एलिमेंट भी हैं। तो जिसने ये बात कही उसने भी सही कहा, जिसने ये बात कही उसने भी सही कहा, लेकिन उसने थोड़ा कम जानकारी दी और इस वाले ने पूरी प्रॉपर जानकारी दी। बात समझ में आ गई? मान लो 1 2 3 4 और बी में भी होते 1 2 3 और 4, ठीक है। कोई स्टूडेंट आया उसने लिखा ऐसा और कोई स्टूडेंट आया उसने लिखा ऐसा। इस केस के लिए जब सेम टू सेम एलिमेंट है, कोई स्टूडेंट अगर ऐसा लिखता है तो वो सही लिखता है, ए के सारे बी में है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन इस केस के लिए अगर कोई स्टूडेंट ऐसा लिखता है तो वो गलत बात है। ए के सारे बी में तो है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बी में थोड़ा ज्यादा एलिमेंट भी है, ऐसा ये साइन कह रहा है। बात समझ में? जबकि बी में तो ज्यादा एलिमेंट है ही नहीं। बात समझ में? ये थी समझने वाली बात। अच्छा, तुम्हारे हो गए यहां तक। अब आए हम पावर सेट पे। देखो पावर सेट क्या बला है? पावर सेट में आ गया तुम्हारा 12th पॉइंट, ठीक है। पावर सेट क्या है? अरे भाई साहब यहाँ देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 ले लो बस, ठीक है। इसके सारे के सारे सबसेट निकालो। भाई सबसेट निकालने के लिए इसके कितने सबसेट होंगे, है ना? अगर कोई पूछ ले आपसे कि ये कोई सेट है, इसके कितने सबसेट होंगे, इसके कितने सबसेट बना सकते हैं हम, तो भाई नंबर ऑफ सबसेट के लिए, नंबर ऑफ सबसेट के लिए एक फॉर्मूला है 2 to the power n। n क्या है? फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। n क्या दिखाता है? इस परिवार में कितने सदस्य हैं, ये कोई फैमिली है, इस परिवार में कितने सदस्य हैं वो n दिखाता है, ठीक है। तो 2 की पावर कितने सदस्य हैं फैमिली में? 3। तो 2 into 2 into 2 यानी कि 8, यानी कि 8 सबसेट होंगे इसके, ठीक है। अब वो सबसेट अगर हम निकालें तो भाई क्या होगा? भाई एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फाई है, फाई जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, जिसको नल सेट भी कहते हैं, फाई क्या होता है? सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो फाई सबका सबसेट होता है, तो इसका भी सबसेट होगा, तो फाई इसका भी सबसेट है। ये खुद अपना भी सबसेट होगा, ठीक है। एक सबसेट मैंने ये बनाया एलिमेंट 1 लेके, एक सबसेट मैंने ये बनाया एलिमेंट 2 लेके, एक सबसेट मैंने ये बनाया, ठीक है। एक मैंने 1 2 ले लिया, एक मैंने 1 3 ले लिया और एक मैंने 2 3 ले लिया। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है। बात समझ में आई? अब अगर इन सबसेट को मैं एक बड़े से सेट में बंद कर दूं ऐसे में, इसी को पावर सेट कहते हैं। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है? देखो पावर सेट की डेफिनेशन ये है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ खास नहीं है डेफिनेशन में भाई। सेट ऑफ ऑल सबसेट यानी कि सारे के सारे सबसेटों का सेट, सारे के सारे सबसेट निकाल दो और उनका एक सेट बना दो। बात समझ में? उसी को पावर सेट कहते हैं। समझ में आई बात? तो पावर सेट ही एक ऐसा सेट है जिसमें फाई क्या होता है? एक एलिमेंट की तरह आता है। समझ में? ये समझने वाली बात है कि पावर सेट ही एक ऐसा सेट है जिसमें फाई क्या आता है? एक एलिमेंट की तरह आता है, बाकी किसी में नहीं आता है एलिमेंट की तरह, ठीक है। अच्छा, ये हो गया भाई तुम्हारा 12th। अच्छा, अगला है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। देखो भैया यूनिवर्सल सेट, देखो ये क्या है? ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा झोल है इसमें, है ना। थोड़ा सा समझ लो क्या है मामला, क्या है यूनिवर्सल सेट क्या है। पहले तो भैया डेफिनेशन देख लो, इसकी डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखनी। देखो क्या है डेफिनेशन, कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें बुकों में, कहीं नहीं मिलेगी, मैं पहले कह रहा हूं। देखो under a given problem, a set which contain all the elements of other sets. Under a given problem, a set which contain all the element of other set which are under
कंसिडरेशन। देखो ये क्या मामला है ये थोड़ा समझ लो, विच आर अंडर कंसिडरेशन। देखो अरे भाई देखो यूनिवर्सल सेट पे बेटा, यूनिवर्सल सेट पे थोड़ा सा कुछ मैथमेटिशियन हैं जिनको यूनिवर्सल सेट पे थोड़ा सा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। यूनिवर्सल सेट पे कई मैथमेटिशियनों के अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग विचार हैं। कुछ मैथमेटिशियन ऐसे मानते हैं कि यूनिवर्सल सेट नाम का कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। वो ये मानते हैं कि यूनिवर्सल सेट नाम का कोई सेट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ऐसा वो क्यों कहते हैं भाई? वो कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट एक फाइनाइट सेट है, वो एक फाइनाइट सेट है। यूनिवर्सल सेट हमेशा एक फाइनाइट सेट होता है। तो वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट भाई ऐसा कैसा हो सकता है कि आपने ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा सेट बनाएं जिसमें हम सारे के सारे एलिमेंट रख सकें, है ना। सपोज कर लो ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हम इस पूरी यूनिवर्स को एक सेट में रख सकें। अगर हम इस पूरी यूनिवर्स को एक सेट में रख सकते हैं, है ना, रख सकते हैं हम इस पूरी यूनिवर्स को? नहीं रख सकते हम। बात समझ में आए? तो थोड़ा सा इसमें परेशानी है, इस पूरे के पूरे जो हमारे पास ये जो कहानी है ना, इसमें थोड़ा परेशानी है। इसीलिए हम क्या जोड़ते हैं इसमें, मैं ये जोड़ता हूं इसमें अंडर अ गिवन प्रॉब्लम। भाई किसी खास प्रॉब्लम में, किसी खास मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में, किसी खास मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हों ऑफ अदर सेट, बाकी सेटों के। यानी कि मैथमेटिक्स की किसी प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी क्वेश्चन में आपके पास एक ऐसा सेट हो जिसमें सारे सेटों के एलिमेंट हों, विच आर अंडर कंसिडरेशन का मतलब यह है कि जो हमारे पढ़ने योग्य हो, है ना। यानी कि हम बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं फंसना चाह रहे, है ना, इसलिए ये वर्ड लिखे हैं विच आर अंडर कंसिडरेशन। यानी कि हम बहुत सारे ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन टाइप की चीजों में नहीं फंसना चाह रहे कि भाई कोई हमसे ये कहेगा अरे नहीं यूनिवर्सल सेट तो होता ही नहीं, कैसे बना दिया आपने, है ना। तो हम कह रहे हैं कि भाई किसी खास कंसिडरेशन में, किसी खास क्वेश्चन की सॉल्विंग के टाइम, है ना, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सपोज कर लो, मान लो कोई क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, b इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 है, और c इज इक्वल टू मान लो 9 और 10 है। तो ऐसे में अगर हम यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे में एक ऐसा सेट जिसमें इन सारे सेटों के मेंबर हों। बात सुन में? अच्छा, तो मैं अगर लिखूं 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लो मैंने 13 तक लिख दी। तो भाई मैं कोई खास क्वेश्चन कर रहा हूं और ये क्वेश्चन करते समय इन तीनों सेटों के एलिमेंट यहां हैं, तीनों सेटों के एलिमेंट यहां हैं, और इसमें कुछ अदर एलिमेंट भी हैं, कुछ और एलिमेंट भी हैं इसमें जो कि पॉसिबल है, हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस सेट को मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहूंगा, यूनिवर्सल सेट कहूंगा। यूनिवर्सल सेट क्या है, कोई फिक्स चीज नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा बदलता रहता है। समझना है? थीम समझ रहे हो क्या हो रहा है भाई? इस क्वेश्चन के हिसाब से ये यूनिवर्सल सेट है। मान लो मैं कोई और क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें 1 2 3 है और कोई दूसरा सेट है 0 1 2, है ना। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट अगर 1 0 1 2 3 4 और 5 है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट ये होगा। भाई मैं कोई खास पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहा हूं और उसमें यूनिवर्सल सेट ये हो सकता है क्योंकि इन दोनों सेटों के सारे एलिमेंट यहां हैं, तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट ये है, इनके लिए यूनिवर्सल सेट ये हो सकता है। बात समझ में आए? तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन मैंने ऐसा बनाई है। देखो, अंडर अ गिवन प्रॉब्लम, किसी खास दी गई समस्या में, कोई खास प्रॉब्लम तुम मैथमेटिक्स में सॉल्व कर रहे हो, उस प्रॉब्लम के हिसाब से अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट, उस प्रॉब्लम के हिसाब से एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हों बाकी सेटों के, विच आर अंडर कंसिडरेशन, जो कि हमारे पास क्या हो मैथमेटिक्स में क्या हो, जो कॉन्ट्राडिक्शन से बाहर हो। तो ये एलिमेंट सारे कॉन्ट्राडिक्शन से बाहर है भाई, है ना, ये एलिमेंट तो हो सकते हैं ना। बस में तो इसको मैं यूनिवर्सल सेट कहूंगा। इस केस के लिए ये यूनिवर्सल सेट है, इस केस के लिए ये यूनिवर्सल सेट है। बात समझ में आ रही? ये है कहानी। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो भैया, देखो इक्विवेलेंट सेट। भाई इक्विवेलेंट सेट क्या है? 14th है बेटा लास्ट हमारे पास। इक्विवेलेंट सेट्स भाई ये क्या है? देखो, टू सेट्स
two sets A and B are said to be equivalent sets if they have same number of element। जरा ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं इसकी डेफिनेशन में। और कहां गया वो भाई साहब कहां गए, इक्वल सेट कहां गए, ये रहे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में उसके डेफिनेशन में बहुत एक छोटे से शब्द का अंतर है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। हम ये कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट सेट कौन होते हैं भाई, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। दो सेट ए और बी को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। कब कहेंगे, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट ही कह रहे हैं हम सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कह रहे हैं। सपोज कर लो 1 2 3 4, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ एक कार्डिनल नंबर, यानी कि फैमिली मेंबर को दिखाता है ना, कार्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर मतलब फैमिली के कितने मेंबर हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कितने मेंबर हैं, 4। मान लो मैं कोई दूसरा सेट लिखूं A B C और D, इसमें भी कितने नंबर हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं, 4। तो इसमें भी 4 मेंबर हैं, इसमें भी 4 मेंबर हैं। भाई इसके मेंबर अलग हैं, इसके मेंबर अलग हैं, बात समझ आई। इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 1 2 3 4। नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ ए कितने हैं, 4। नंबर ऑफ बी कितने हैं, वो भी 4, यानी कि फैमिली मेंबर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। क्या इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। भाई इक्विवेलेंट सेट इस पे थोड़ी डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे मेंबर है, उसकी बला से कैसे भी मेंबर है हमें नहीं पता, हमें इससे जाना ही नहीं कि कैसे मेंबर है। वो सिर्फ ये कहता है कि इसमें जितने फैमिली मेंबर हैं उतने ही फैमिली मेंबर इसमें भी होने चाहिए। तो इसमें 4 मेंबर हैं, इसमें भी 4 मेंबर हैं, इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। बात समझ में, इसको भी इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। लेकिन अब मेरे सवाल ये है कि क्या इस वाले को हम इक्वल सेट कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि इक्वल सेट के लिए वो कहता है कि जो फैमिली मेंबर यहाँ है वही फैमिली मेंबर यहाँ भी होना चाहिए। बात सुनना है, तो इक्विवेलेंट अगर कहना हो तो इक्विवेलेंट इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इक्वल कहना हो तो इक्वल सिर्फ इसको कहेंगे हम। बात समझ में आ गई। ये था बेटा सेट। कल मिलते हैं।